दोस्तों, क्या आखिरकार ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी को अपने रास्ता से हटाने का रास्ता मिल ही गया? सवाल उठ रहा है क्योंकि भवानीपुर चुनाव के नतीजे के 3 महीने बाद अचानक कोर्ट की दहलीज पर ममता बनर्जी पहुंच गए। जिस ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की याचिका पर 5 साल तक कोई तेजी नहीं दिखाई, वो अब भवानीपुर के लिए इतनी उतावली क्यों है? क्या यह सिर्फ सीसीटीवी फुटेज की लड़ाई है या इसके पीछे बीजेपी और शुभेंदु सरकार को घेरने वाला कोई बहुत बड़ा गुप्त प्लान है? आज हम पर्दा उठाएंगे ममता बनर्जी के उस 5 पॉइंट रणनीति से जो बंगाल की राजनीति की तस्वीर बदल सकती है। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं आपका प्रिय मित्र शुद्धशील घोष। आज के इस वीडियो पे मैं आपके सामने ऐसे 6 सबूत रखूंगा जो बंगाल पॉलिटिक्स को अचानक भयंकर टेंशन भरी पल में खड़ा कर दी। अदालत की कार्रवाई से लेकर आईटी सेल का मूवमेंट और ममता बनर्जी की भयंकर स्ट्रेटेजी ये साबित कर देंगे कि ये सिर्फ एक कानूनी केस नहीं बल्कि 2029 की पहली ही बीजेपी को सत्ता से हटाने का एक मास्टर प्लान है ममता बनर्जी की। देखिए, 2026 के जो चुनाव हुआ उस चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने रेजिग्नेशन तक नहीं दी। ममता बनर्जी की मानना था कि ये जो इलेक्शन है ये भाजपा ने लूट कर लिया और भवानीपुर में उनको जबरदस्ती हराए गए और इसलिए वो कोर्ट में केस करने वाले हैं। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि ममता बनर्जी और उनके साथ 10 और जो साथी थे वही लोग केस करते हैं और वही वाला केस का पिटीशन अब कोलकाता हाईकोर्ट में पहुंच जाता है। उनका जब हियरिंग होता है तो एक टेक्निकल कारण है वहां पर जिसके कारण ये हियरिंग डिले हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ममता बनर्जी का जो लॉयर है कल्याण बनर्जी, वो जज साहब को बोलता है कि सर, हम लोग हमेशा देखता है जो इलेक्शन पिटीशन है वो 5 साल से ओवर हो जाता है और 5 साल में जब वो टर्म खत्म हो जाता है तब उस इलेक्शन पिटीशन का कोई मायने नहीं रखता है। तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर एक ऐसे चीज दिखाइए कि हम कुछ ही दिनों के अंदर बहुत जल्दी जल्दी इसका राय सबके सामने रख सकते हैं। अब देखिए, किसी ने अगर पिटीशन किया है तो उस केस का जल्दी से फैसला हो जाए, इसमें किसी का कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल वहां पर उठ रहा है जब हम देखा था कि 2021 की इलेक्शन जब नंदीग्राम गई थी ममता बनर्जी और वहां पर शुभेंदु अधिकारी जी से हार जाते हैं और हारने के बाद ये इंजाम लगाते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने लास्ट राउंड में जाके वहां पर लोड शेडिंग कर दिया और उसके बाद वो रीक कर लिया काउंटिंग और वैसे ही जबरदस्ती जीत गए। तो ये जो मामला था ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में किया और तब वहां पर जो जज थे ऑनरेबल कौशिक चंद, उसने इस हियरिंग को एक्सपीडिट करने गए और ममता बनर्जी ने उनको इतना तंग किया, इतना अपमान किया कि जजेस ने ममता बनर्जी के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया और बाद में ममता बनर्जी पिछले 5 साल से कभी भी उस मामले का जिक्र नहीं किया, कभी भी ऐसे कुछ कोशिश नहीं किया कि नंदीग्राम का जो मामला है वो आगे बढ़े। तो जिस ममता बनर्जी ने इसके पहले भी इलेक्शन हारने के बाद पिटीशन किया था लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, वही ममता बनर्जी के लॉयर कल्याण बनर्जी अब इतना क्यों उतावला हो रहा है? उसके मतलब ममता बनर्जी के पास कुछ तो है जो यहां पर मामला गड़बड़ हो सकता है। अब यहां पर एक मजे की बात होता है, जब यह मामला आता है कलकत्ता हाई कोर्ट में तो तब शुभेंदु अधिकारी का जो लॉयर है उन्होंने बोला कि उनको यह मामला रेडी करने के लिए जो भी दस्तावेज लगेगा वो सब इकट्ठा करने के लिए 6 हफ्ते का टाइम चाहिए। लेकिन तुरंत वहां पर टूट पड़ता है कल्याण बनर्जी। वो सवाल उठाता है कि भाई क्यों, आपने तो जीता है, आपके पास सब कुछ रेडी होना चाहिए, आपको इतना टाइम क्यों लगेगा? और उसके बाद बहुत ही सवाल जवाब चलता है और फाइनली जो जज है वो बोलता है कि चलो शुभेंदु अधिकारी की जो टीम है उनको 4 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। लेकिन तभी इनका जो आईटी सेल है ममता बनर्जी के साथ अभी भी जुड़े हैं, वो लोग एक सवाल सोशल मीडिया में फैला देता है कि शुभेंदु अधिकारी को भी पता है भवानीपुर इलेक्शन लूट गए हैं और ये सारे सच सामने आ जाएंगे और इसलिए ये टाइम खरीद फरोख्त कर टाइम का एक नाटक कर रहे हैं।
उनको ये सारे चीज कुछ भी वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और ऐसे भी कैसे भी वो 5 साल बिता देना चाहता है, क्योंकि अगर सच में इस मामले का हियरिंग होता है तो शुभेंदु अधिकारी हार जाएंगे और इसलिए वो टाइम मांग रहा है। और ये जो है ये लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम फैला रहा है। तो उसके मतलब ममता बनर्जी बहुत ही तैयारी के साथ ये पूरा प्लानिंग बनाया है, वो तो पूरा साबित होते जा रहा है। और यहां पर ही ममता बनर्जी बहुत ही चालाकी से और एक पल्लू जोड़ लेते हैं, वो है बांकीपुर बाई इलेक्शन। हालांकि वो बिहार में है, बंगाल के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनका आईटी सेल ये भी बोल रहा है कि देखिए बांकीपुर जो था वो भाजपा का बहुत सेफ सीट था। सबसे बड़ी बात है ये भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन जी का सीट है और वहां पर लोगों का गुस्सा ये भाजपा के ऊपर टूट पड़ता है और इसलिए भाजपा यहां पर हार जाता है। तो इसके मतलब अगर बांकीपुर में भाजपा हार सकता है तो उनका हालत बहुत ही खराब है और 2029 यहां पर नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए एंड गेम होने वाला है। इसके मतलब सेंट्रल में 2029 के बाद भाजपा का गवर्नमेंट नहीं फॉर्म होगा और अगर एक बार ये लोग सेंट्रल से हट जाते हैं तो हमारे लिए बंगाल में वापस आने का चांसेस फिर से बहुत ही मजबूत हो जाता है। अब हाल मत छोड़िए, अब इसमें कितना सच है, ये फ्यूचरिस्टिक है, ये लोग नहीं सोचते हैं। जो अभी भी ममता दीदी के ऊपर बिलीव रखते हैं, जो ये इलेक्शन हारने के बाद घर में घुस गए थे, इस बात से बहुत ही मोटिवेटेड हो रहे हैं और वो लड़ाई करने के लिए, संग्राम करने के लिए, रास्ते का आंदोलन करने के लिए तैयार हो रहा है। तो उसके मतलब ममता बनर्जी का जो गेम प्लान है वो धीरे धीरे मुसीबत पैदा करना, भ्रम फैलाना और उसके साथ ही पूरा गेम जो है यहां पर वो चेंज कर देना और वो धीरे धीरे यहां पर दिखाई दे रहा है। अब यहां पर एक साफ पैटर्न दिख रहा है। ममता बनर्जी सिर्फ कानूनी जीत नहीं चाहती बल्कि वो एक बहाना ढूंढ रही है। अगर केस उनके पक्ष में आता है तो वो जीत का जश्न मनाएंगे, अगर नहीं तो वो लूटी हुई काउंटिंग का मुद्दा बनाकर पूरे चुनाव को रद्द कराने के लिए राज्यव्यापी हिंसक विरोध प्रदर्शन का रास्ता खोल देंगी। ये एक ऐसा विन विन जाल है जो वर्तमान सरकार को सख्त गिराने के लिए बुना गया है। और यहां पर ही ममता बनर्जी खेल देते हैं असली खेल। ये जो बांकीपुर का हीरो है प्रशांत किशोर उर्फ पीके, ये ममता बनर्जी की बहुत ही करीबी माना जाता है। 2019 में जब यहां पर भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तब अभिषेक बनर्जी ने इस पीके को यहां पर इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद बहुत लंबा टाइम तक प्रशांत किशोर ये टीएमसी के पॉलिटिकल एनालिस्ट रूप से काम किया है। अब इस पीके को बंगाल का पॉलिटिक्स में वापस री एंट्री का प्लानिंग हो रहा है ममता गुट से। क्यों? क्योंकि एक तो चीज है कि पीके प्रशांत किशोर ने इतने अच्छे से इतने दिनों से तृणमूल वालों के साथ काम किया है तो उन सारे के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा है। और दूसरा जो चीज है कि अगर बांकीपुर में 1 महीने के लिए प्रशांत किशोर फाइट देते हैं और वहां पर जीत जाते हैं तो उस जीत का मंत्र यहां पर पॉजिटिव वाइब्स में लेके आओ। क्यों ऐसा करना चाहता है? क्योंकि देखिए यहां पर अभी 2 बाई इलेक्शन बंगाल में होने वाला है। शुभेंदु अधिकारी जी 2 सीट में लड़े थे, दोनों में ही जीता। उसमें एक है नंदीग्राम जो उसने छोड़ दिया है। अब नंदीग्राम तो जीतना लगभग नामुमकिन है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन जो नए पार्टी हुमायूं कबीर ने खड़ा किया था उस पार्टी से हुमायूं कबीर ने भी 2 सीटों में लड़ा और दोनों में ही जीता। उसने अभी रेजीनगर सीट छोड़ दिया है और ये जो रेजीनगर सीट है ये थोड़ा मुस्लिम माइंडेड सीट है, यहां पर मुस्लिम ज्यादा रहता है। तो उस मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ लेके आके ये वामपंथियों, ये कांग्रेस सबके साथ डील करके और हुमायूं कबीर को भी साथ में लेके ममता बनर्जी 1:1 फाइट देने का कोशिश करेंगे। और अगर वहां पर रेजीनगर में हरा देता है तो फिर ममता बनर्जी ये धुआं उठा देंगे कि भाई देखो ममता मैजिक अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वही तो भाजपा है जिसने लूट लिया है और उनका जो खोए हुए वोट बैंक है फिर इकट्ठा, स्पेशली जो मुस्लिम का कंसोलिडेट वोट बैंक है उसको सामने लाने का कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अगले 3-4 महीने के अंदर पश्चिम बंगाल में अक्टूबर नवंबर से लेकर अगले मार्च तक मैक्सिमम यहां पर म्यूनिसिपल इलेक्शन होने वाला है और यहां पर भाजपा का जो कामकाज है वो लेकर बहुत सारे लोगों का गुस्सा भी यहां पर फूट रहा है। तो वो सारे को मिक्स करके अगर ये म्यूनिसिपल इलेक्शन में अच्छे रिजल्ट ममता बनर्जी दिखा सकते हैं तो उसके 6-7 महीने के अंदर नेक्स्ट ईयर यहां पर पंचायत चुनाव होने वाला है, लोकल बॉडीज इलेक्शन होगा। तो ममता बनर्जी अगर वो लोकल बॉडीज इलेक्शन में भी थोड़ा अच्छे प्रदर्शन कर देते हैं तो ये हवा उठा देंगे कि देखो
जनता जनार्दन अभी भी ममता बनर्जी को पसंद करते हैं। अभी भाजपा को हटाने का ये पूरा चीज चलेंगे। तो ममता बनर्जी वो इलेक्शन पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए प्रशांत किशोर का री एंट्री का सोच रहा है। एक मास्टर स्ट्रोक वहां पर भी होने जा रहा है। एक साइड जब चुनाव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, दूसरे साइड में अभी आंदोलन पॉलिटिक्स का भी बात चल रहा है। वहां पर भी ममता बनर्जी ने अच्छी खासी एक रचना कर दी है। पहले तो ये जो एसआईआर प्रक्रिया हुआ, वहां पर 32 लाख नाम रिजेक्टेड हुआ, जिसको ट्राइब्यूनल में अपील करना था। तो हमने देखा कि यहाँ पर 12 लाख लोग ही यहाँ पर अपील करते हैं। तो उसके मतलब 20 लाख ऐसे लोग वहां पर अभी भी है जिसने कोई एप्लीकेशन नहीं किया। अब इसके साथ क्या किया जाएगा? तो जो गवर्नमेंट का मूड लग रहा है, ये लोग इनको डिपोर्ट करने वाला है, क्योंकि आप तो कुछ प्रूफ नहीं दे रहे हो इंडियन करके, तो इसलिए आपको यहां पर नहीं रहना है। तो अगर इसको सच में डिपोर्ट करता है, तो ममता बनर्जी जैसे वक्फ के टाइम, जैसे सीएए के टाइम, या जैसे एसआईआर के टाइम हंगामा मचाया था, पूरा राज्य में पूरा आग जलाने का कोशिश किया था, वैसे ही करेगा इस सारे लोगों को लेकर कि देखो मुस्लिम को भगा रहा है। और अगर नहीं करते हैं तो ममता बनर्जी उस गेम को ही चेंज कर देते हैं। बेटा एक ही रहेगा, आंदोलन एक ही रहेगा, लेकिन उसका जो मोटो है वो चेंज कर देगा। तब उनका नारा हो जाएगा कि देखो, जो भाजपा बोलते थे घुसपैठिया घुसपैठिया, अभी ये घुसपैठिया यहाँ पर निकल के आया है और उसको ही यहाँ पर अच्छे से बैठा के रखे हैं। उसके मतलब घुसपैठिया वोट बैंक को ही भाजपा यहाँ पर अपना वोट बैंक बना रहा है, और जो भाजपा का ओरिजिनल का वोट बैंक है उसको भी इसमें वो चमकाने का कोशिश करेंगे। दूसरे एक बात है, पश्चिम बंगाल में अभी सेंसस चालू हो गया, और वहां पर ममता बनर्जी ने अभी से धुआं उठा दिया कि भाई देखो, ये जो सेंसस है ये एसआईआर का पार्ट 2 है। और जिनको ममता बनर्जी स्पेशली पावर में होते हुए एसआईआर में रख दिया था, अभी इस सेंसस के बाद वो सारे भी आइडेंटिफाई होने वाला है। और अगर वो सच में आइडेंटिफाई होता है तो वही नारा दोबारा आ जाएगा ममता बनर्जी का, भाजपा मुस्लिम विरोधी है, और वो सारे लेके रास्ते का आंदोलन का पूरा प्लानिंग कर चुका है। तो इसके मतलब जो घेराबंदी है वो चारों तरफ से ममता बनर्जी करने का अभी सोच रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट यहां है, एनडीए के अंदर की दरार सिर्फ एक अफवाह नहीं है। ममता बनर्जी सीधे एनसीपीआई के सांसदों के संपर्क में है, वहां पर भी डबल गेम खेल रही है। भवानीपुर केस तो बस एक पर्दा है, असली खेल पीछे से रिवर्स ऑपरेशन लोटस चलाकर गठबंधन को अंदर से खोखला करने का है। देखिए, अभी ये लोकसभा राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी के लिए ऑपरेशन लोटस 2.0 चल रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पर टीएमसी वालों एमपी को एनसीपीआई में ज्वाइन किया और वो बाद में एनडीए का पार्ट हो गया, ये लेके यहाँ का भाजपा बहुत ही नाखुश है। सीनियर लीडर जैसे तथागत राय इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। जो यहाँ पर वाणिज्य मंत्री है तापस राय, वो सुदीप बनर्जी के अगेंस्ट बहुत ही कड़ा जवाब दे रहा है। भाजपा का जो कर्मी है, समर्थक है, जो वोटर्स है, वो भी खुश नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि ये सारे टीएमसी के अगेंस्ट ही तो हमने फाइट किया था, तो इन लोगों को आप क्यों वापस ले रहे हो? इसके अगेंस्ट हमारा फाइट था, तो इसको नहीं लेना चाहिए। तो ओवरऑल भाजपा यहाँ पर खुश नहीं है, और उस मैसेज को लेकर ममता बनर्जी पहुंच जाता है ये सारे एनसीपीआई के बालों के पास कि देखो, भाजपा तो ओवरऑल आप लोगों को लेकर खुश नहीं है, तो आखिर में क्या होगा? अपना वोट बैंक बचाने के लिए आप लोगों को जब इस्तेमाल हो जाएगा, ये लोग आपको फेंक देंगे। तो एक काम करो, तब आपको फेंक देंगे, तो उससे अच्छा आप अभी घर वापसी कर लो। तो अगर सच में इसमें ममता बनर्जी का जो पार्ट है वो सफल हो जाता है, तो ममता बनर्जी क्या बोलेंगे? ये भाजपा के लिए एक भारी डिफीट है। देखो, हमारे सांसदों को लेके गया, लेकिन वो साथ में नहीं रख पाए हैं, तो भाजपा के लिए नेगेटिव एक्टिविटी वहां पर चालू हो जाएगा। और अगर ममता बनर्जी ये नहीं कर पाते हैं, तो जहां पर क्रैक है, मतलब जो भाजपा का सपोर्टर नेता वो यहां पर खुश नहीं है, उनके मन में और भी ये सारे चीज चलाएंगे और वहां पर स्प्लिट करने का कोशिश करेंगे। तो जो भी सिचुएशन है, गेम तो अभी विन विन ही हो रहा है उनके लिए। अभी बंगाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां अदालती लड़ाइयों के सड़कों पर अराजकता फैलाने का जरिया बनाया जा रहा है।
ममता बनर्जी ने 2029 के लिए अपना सबसे आक्रामक दांव चाल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सब सिर्फ सच और निष्पक्ष चुनाव के लिए है तो उन्होंने 5 साल तक क्यों इंतजार किया नंदीग्राम के बाद? क्या ये वाकई इंसाफ की लड़ाई है या फिर अपनी खोई हुई साख को वापस पाने की एक आखिरी छटपटा है? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।